पहले रिसेंट मार्केट पे ही बात कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। देखिए अभी पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अभी जिस तरह से हम लोग प्राइजेक्शन को सीख रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ प्राइजेक्शन को सीख रहे हैं ना, तो अभी जिस तरह का हम लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल रहने वाला है वो प्राइजेक्शन से रिलेटेड ही रहने वाला है। जो भी हम लोग ट्रेड करेंगे उसमें एक रिस्क के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, रिस्क के साथ, हालांकि वो बहुत छोटा होगा और बहुत कम चांसेस होंगे कि हम लोग कोई रिस्क प्लान करके उसमें कोई एसएल ले पाएँ, क्योंकि हम लोग ट्रेंड के साथ होंगे, प्राइजेक्शन के साथ होंगे, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई लॉस जाए। लेकिन हम लोग प्राइजेक्शन पे रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क के साथ ही ट्रेड भी प्लान किया जाएगा। ठीक है, और आपको बताया जाएगा। ठीक है, अभी के जैसे प्राइजेक्शन की बात की जाए तो ये गिरता हुआ बाजार है, जिस तरह से हम लोगों ने बात की। ठीक है, 2 सेशन हो गए एक जैसे, 2 सेशन हो गए, अधिकतम 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 सेशंस एक जैसे प्राइजेक्शन के बिल्ड हो सकते हैं। ठीक है, गिरावट होती है तो 3 दिन, बाजार चलता है तो 3 दिन, अगर चलने के बाद कोई छोटा कंसोलिडेशन होना है, छोटा कंसोलिडेशन सबसे कम समय का, तो 3 दिन, क्योंकि प्राइस खुद का दोहराव 3 दिन से अधिक समय तक नहीं कर सकता। अगर प्राइजेक्शन में कहीं भी कंसोलिडेशन भी चल रहा है तो हर 3 दिन के बाद एक तब्दीली करके चलेगा। 3 दिन कंसोलिडेशन एक अलग तरह से होगा, अगले 3 दिन के कंसोलिडेशन का प्राइजेक्शन कुछ अलग होगा और अगले 3 दिन का कुछ और। अगर 1 महीने तक प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन में रहता है तो हर 3 दिन के बाद कंसोलिडेशन प्राइस का बिहेवियर बदल जाएगा, लगभग लगभग। कभी कभी ये 2 होता है, अधिकतम हम लोग मैक्सिमम 3 डेज। ठीक है, तो जिस तरह का ट्रेड प्लान इंट्राडे में एज अ ट्रेडर हम लोग करते हैं तो उसमें सबसे पहली शर्त क्या होती है? पहली शर्त होती है कि आज अगर मार्केट में बैठना है तो कल के प्राइजेक्शन से सीख कर आइए कि क्या ट्रेड करना है। ठीक है, कि कल का प्राइजेक्शन सबसे बड़ा इंडिकेटर है। आप लोग इंडिकेटर की बात करते हैं ना, कि कोई इंडिकेटर जिससे ट्रेड कोई आइडेंटिफाई कर ले। हालांकि आप लोग बहुत अच्छे ट्रेड्स कर रहे हैं, आप लोगों के ट्रेड प्लान अच्छे लग रहे हैं, आप लोगों के एग्जीक्यूशन सही प्राइस पर है, सब कुछ ठीक है। बस इन चीज़ों को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, क्या करना है? पिछले दिन के प्राइजेक्शन को देखना है और सारे प्राइजेक्शन सेटअप्स आपके माइंड में बिल्ड होने चाहिए कि कल क्या क्या हुआ था, कैसे सेटअप्स बने थे। उसके एक दिन पहले का भी देख लेना है, उसको भी याद रखना है, और उसके भी एक दिन पहले का। सबसे ज़्यादा वेटेज देना है कल के प्राइजेक्शन को, प्रीवियस डे प्राइजेक्शन को सबसे ज़्यादा वेटेज, उसके बाद उसके दिन पहले को, उसके बाद उसके दिन, 3 दिन अधिकतम मैक्सिमम। ठीक है, तो 2 कैंडल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। आज भी हम लोगों ने राइजिंग विक्स देखा। ठीक है, खुला और वो चलते हुए ऊपर की तरफ बढ़ा, चलते हुए ऊपर की तरफ गया। तो जब भी राइजिंग विक्स होता है प्राइस में एक एटलीस्ट मोमेंटम की संभावना रहती है। चलिए, तो देखिए हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में मेजर सपोर्ट ब्रेक कर दिए थे। हालांकि ये सपोर्ट इस डेली टाइम फ्रेम पर आपको कम बड़े लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये एक वीकली कंसोलिडेशन के बड़े सपोर्ट लेवल थे। ठीक है, बड़े सपोर्ट लेवल थे, और ये एम फॉर्मेशन की में जो प्राइस बन रहा था वो पूरी तरह से अपने मिडिल एम को ब्रेक डाउन कर चुका है। ठीक है, अब बस क्लोजिंग का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाव बंद और हो जाए, कि ये जो कन्फर्मेशन और हो जाए। वीकली पर कन्फर्मेशन कब होगा? जैसे अभी आप जो देख रहे हैं वो कन्फर्मेशन किस टाइम फ्रेम पर है? डेली पर है, वीकली पर नहीं है। देखिए, बायर जितना बड़ा होगा या सेलर जितना बड़ा होगा उतना असरदार होगा। ठीक है, हो सकता है कि दिन के बिकवाल बेच रहे हों और महीने के खरीदार खरीदने के मूड में हो अपने प्राइस पर, या 3 महीने तिमाही के क्वार्टरली बायर्स, क्वार्टरली सेलर्स, या छमाही हाफ ईयरली बायर्स और हाफ ईयरली सेलर्स। तो जितने बड़े टाइम फ्रेम के बायर या सेलर होते हैं हमको उनको ट्रेड करना आना चाहिए। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने वीकनेस देखा तो आज के आज ट्रेड करके बंद कर दिया। अगर यही वीकनेस हम किसी
वीकली टाइम फ्रेम पर देख लेते, हफ्ते के सेलर अगर कहीं एक्टिव मिलते, जैसा कि अभी दिख रहा है लेकिन हुआ नहीं है। क्या दिख रहा है बताइए, कि हम लोगों ने एक ब्रेकडाउन किया है, तो अभी तक तो ब्रेकडाउन का कैंडल भी क्लोज नहीं किया। फिर इस ब्रेकडाउन कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए होता है कि उस कैंडल का, जिस कैंडल से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं, उस कैंडल के जब लो ब्रेक होते हैं, अगर ब्रेकडाउन है तो लो ब्रेक होना, अगर ब्रेकआउट है तो हाई ब्रेक होना, तो कंफर्मेशन होता है कि ये एक वैलिड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। जैसे डेली टाइम फ्रेम पर, आवरली टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने देखा, उसको ट्रेड भी किया। पहले हम लोगों ने रिवर्सल के लिए ट्रेड लिया। देखिए एक चीज़ और बताऊं, जब भी डाउन ट्रेंड में आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है, रिट्रेसमेंट, तो उसको भी ट्रेड किया जा सकता है। इस बार हम लोग सीखेंगे लाइव मार्केट में जिस तरह के प्राइसिंग, जैसे आज मॉर्निंग में एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा था, तो पहले हम लोगों ने एक बार उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश की, लेकिन प्राइस वीक दिखा तो निकल गए कॉस्ट पे, दोबारा से जो ट्रेंड था उसके साथ चले गए। लेकिन रिवर्सल के ट्रेड्स अच्छे मिलते हैं जब एक डाउन ट्रेंड में प्राइस अच्छा हो तब, ठीक है। तो जब भी रिट्रेसमेंट को ट्रेड करना होगा, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसको भी ट्रेड किया जाए, ठीक है। तो अभी हमारी वीकली क्लोजिंग नहीं हुई, होगी उसके बाद जब उसके लो ब्रेक होंगे तो उसका कंफर्मेशन होगा। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी छोटे दिन के बिकवाल हमको बिकवाली करते हुए दिख रहे हैं दिन के स्तर पर। आगे जैसा प्राइस बिल्ड होता जाएगा वैसे हम ट्रेड करते जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे माइंड में दो पिक्चर्स होनी चाहिए, अगर आप लोगों को बात क्लियर हुई हो तो। क्या? पहली तो ये कि बड़े बायर और बड़े सेलर के खरीदारी और बिकवाली के भाव क्या है, उनके लिए ये डाउन ट्रेंड होगा या फिर रिट्रेसमेंट होगा या फिर कोई रीटेस्ट होगा या फिर रिवर्सल। दूसरी बात, छोटे स्तर पे दिन के स्तर पर बिकवाल हमको बिकवाली करते हुए दिख रहे हैं, साफ दिख रहा है। एक लो लगा, उसके आज लो ब्रेक किए, 43,000 ब्रेक डाउन किया, फिर प्राइस 800 के नीचे तक ट्रेड किया और वहां पे कंसोलिडेट करा है, ठीक है। तो इससे बड़े खरीदार और बिकवालों को हम लोग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। इसीलिए आज मैं पहले आपको क्लियर करूंगा एक सेटअप, प्राइजेक्शन सेटअप, ठीक है, जिसको हालिया कल के सेशन में, प्रीवियस सेशन हम लोगों ने मंडे को ट्रेड किया, आज उसी को कंटिन्यू किया है, उसी सेटअप्स को। आगे अगर प्राइस एक्शन इसी तरह रहा तो हम लोग और करेंगे। कल का सेशन और एक बिकवाली का अगर होगा तो होगा, और उसके बाद फिर कंसोलिडेशन हमको देखने को मिलेगा 1 से 2 3 सेशन। अगर प्राइस लौटना होगा तो कंसोलिडेशन नहीं देखने को मिलेगा, प्राइस दोबारा से लौट जाएगा, फ्राइडे की क्लोजिंग ऊपर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वीकली क्लोजिंग, एक वीक क्लोजिंग करने की, कमज़ोर भाव की क्लोजिंग करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग प्राइस है तो पूरी तरह से कैंडल को कवर अप करेगा, नीचे ये जो बॉडी साइज आपको दिख रहा है ना वीकली का, इसको कवर अप करेगा। और कैसी कैंडल बनाने की कोशिश करेगा? इस तरह की कैंडल, इस तरह की कैंडल, ठीक है, इन तरह की कैंडल्स बनाने की, इस तरह का। जैसे ये बाजार गिर रहा था तो वीकली में भाव गिर कर आया, लेकिन क्लोज करने कहाँ चला गया? ऊपर की तरफ, फिर प्राइस ही बदल गया, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग प्राइस होगा तो आगे के 2 सेशंस हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, वीकली, और बाकी आगे हम लोग जैसा प्राइस बिल्ड होगा वैसे ट्रेड करेंगे। देखिए, एक जब भी प्राइस एक्शन को हम लोग देख रहे हैं तो 2-3 रूल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पहला तो ये कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस, उनके प्राइस एक्शन सभी को पता होना चाहिए, कि ये नोट डाउन होना चाहिए आपकी रूल बुक में, कि एकदम रटा होना चाहिए कि कल का प्राइस एक्शन, गिरावट कैसे हुई थी, एम फॉर्मेशन से प्राइस चला कैसे था, डोजी को ब्रेक करके, ये सारी चीज़ें बिल्कुल माइंड में होनी चाहिए क्लियर। दूसरी बात ये कि कभी भी प्राइस में मैं जो भी आपसे डिस्कस करके जा रहा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग मंडे को डिस्कस करके गए कि लो ब्रेक होंगे, प्राइस और गिरेगा, आप लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट की, ठीक रहा, प्राइस ने आपको प्रॉफिट दे दिए, अच्छी बात है। हो सकता है कि हम कुछ और मार्केट में डिस्कस करके जाएं, मार्केट के लिए, कल के लाइव सेशंस के लिए। अब मैं कल बाजार खुलने के बाद तुरंत आपका 10 बजे तो कोई सेशन कर नहीं रहा होगा, ना तो 11 बजे ना 12 बजे, लाइव मार्केट में तो आपका सेशन हो नहीं रहा है। और अगर लाइव मार्केट में प्राइस चेंज हो गया तो जो भी कहा गया है उससे मैं पलट जाऊंगा, आपको भी ये फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। इंट्राडे में जिस तरह से प्राइस एक्शन बिहेव करेगा, हम लोग इंट्राडे के प्राइस एक्शन पे बिलीव करके अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हैं। अगर जैसा प्लान किया वैसा हुआ तो ठीक है, उसी तरह से ट्रेड्स को प्लान कर रहे हैं। अगर प्राइस एक्शन ही बदल गया तो दो आपके पास चांसेस हैं। पहला कि आप
उस ट्रेडिंग सेशन को ही छोड़ दीजिए जो आपके प्राइजेक्शन सेटअप्स को, जो आपने प्लान किया उसको फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा आपके पास एक और है कि आप उस प्राइजेक्शन के हिसाब से तब्दीली कर लीजिए सेकेंड हाफ तक। एक हाफ रुक लीजिए, 2-3 घंटे वेट कीजिए। अगर प्राइजेक्शन आपके बनाए गए सेटअप्स को फिर भी फॉलो नहीं कर रहा है तो अपने सेटअप्स को प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी, आपके सोच में लचीलापन होना चाहिए, माइंडसेट बिल्कुल क्लियर। क्योंकि हम लोग वही ट्रेड करते हैं जो देखते हैं, ना कि वो जो सोचते हैं। ठीक है, यही एक प्राइजेक्शन ट्रेडर का पूरी तरह से सबसे बड़ा रूल। ये दो चीज़ें माइंड में क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्रूड पे बात कर लूँ। आप लोग काफ़ी देर से मैसेज आ रहे थे आप लोगों के, 2 मिनट रुकिए मैं बात कर लेता हूँ। पहली बात ये, भी शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, शॉर्ट नहीं करना है क्रूड में, शॉर्ट का भी ट्रेड प्लान नहीं करना है कोई भी। कब तक नहीं करना है? देखिए, मैंने वही कहा, अभी जो बात बताई ना, वही क्रूड के लाइव मार्केट से आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा कि छोटे स्तर के बिकवाल या खरीदार अपने छोटे स्तर पर खरीदारी और बिकवाली करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनसे बड़े स्तर के खरीदार या बिकवाल कहीं मिल जाएं तो वो फीके पड़ सकते हैं। मतलब उनके प्राइजेक्शन के सेटअप्स वहाँ पर वो अगर बिकवाली करना भी चाहें तो रुकना पड़ेगा, अब वेट करना होगा। जैसे प्रीवियस सेशंस हम लोग क्रूड ऑयल को इसी तरह शॉर्ट कर रहे थे, यहीं कहीं शॉर्ट प्लान करके गए। अब प्राइस में जो खरीदारी आई है उसका स्तर तो यही है, ये सपोर्ट जोन है। मतलब जहां से प्राइस चल कर गया और अभी तक वो जो प्राइस है जहां से चल कर गया वो अनटेस्टेड है। अनटेस्टेड का मतलब होता है जहां से प्राइस चल कर गया अभी तक दोबारा उस लेवल को चलने के बाद टच ना किया हो, अनटेस्टेड जोन। वहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि पहले हिट में तो प्राइस कभी उसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा। ठीक है, पहले हिट में तो कभी नहीं करेगा। अगर वो पेंडिंग ऑर्डर्स, ब्लॉक ऑर्डर्स कहीं ज़्यादा हैं सेलिंग से, तो वो प्राइस को दोबारा रिवर्सल कर देंगे। ठीक है, तो दो बातें। पहली कि ये जो बायर है ये क्या घंटे का बायर है? ये घंटे का सेलर ज़रूर दिख रहा है। ये आवरली टाइम फ्रेम का बायर है नहीं, ये आवरली से बड़े टाइम फ्रेम का बायर है। क्योंकि प्राइस आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, देख पा रहे हैं, ये डेली और वीकली के बायर है। डेली और वीकली के भी आपको यही बायर दिखेंगे। तो अगर सेलर को इनको काटना है तो क्या करना होगा? वही थ्योरी है कि स्विंग हाई, जैसे आप बेचते हुए आए और आप पिछले किसी बड़े से बायर के पास पहुंच गए जहां तक आप पहुंचे नहीं थे, तो अभी आप पहुंच गए, तो अभी आप यहां से लौटे, इनको टच करने गए, तो आपका स्विंग हाई ये लग गया। अगर ये बायर इस स्विंग हाई को काटने में सफल रहे तो प्राइस रिवर्सल की तरफ, और अगर ये कंसोलिडेशन करके सेलर किसी भी तरह इस लो को ब्रेक डाउन कर दे तो आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो बायर था वो काट दिया गया। तो अभी जब आप क्रूड ऑयल देख रहे हैं, ये प्राइस, ठीक है, यहां पे देखिए ये सपोर्ट लेवल है, आप इनको टच करने आए। टच करने के बाद प्राइस क्या कर रहा है बताइए? प्राइस के स्विंग हाई, ये डोजी फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये मान सकते हैं। ठीक है, ये तो आप ये मानिए कि जब तक प्राइस इस 7100 के लेवल को नहीं निकलता है और नीचे 6800 ये जो लो लगे हुए हैं इन लेवल्स को नहीं निकल रहा है और कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये इतना बड़ा जोन आपके लिए एज अ ट्रेडर नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग, पेशेंस का जोन। कि यहाँ पर बड़े बायर और सेलर ही लड़ रहे हैं जिन पर हम लोग भरोसा करके उनकी तरफ पैसा लगाते हैं। अब जब बड़े बायर सेलर में ही क्लियर नहीं है कि कौन कितना पैसा लगा सकता है, किसी का एबिलिटी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि दोनों, एक बेच रहा है एक खरीद रहा है, उनके स्तर पे भाव है, तो एक तरफ पहले प्राइस को चलने दीजिए। ठीक है, ये क्लियर होने दीजिए कि हम सेलर के साथ हैं या बायर के साथ। अगर स्विंग हाई निकाल दिया तो हम बायर के साथ हैं, अगर स्विंग लो निकाल दिया तो हम सेलर के साथ हैं। फिर हम लोग अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। तो किसी भी हॉट जोन के पास आके एक ट्रेडर को काल्मनेस में रहना आना चाहिए, शांति से बैठना, अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए इंतज़ार करना। लेकिन मैं आपको बता दूं, थोड़ा एक्सपीरियंस के तौर पे कह सकता हूं, ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन जैसा दिखता है। अगर आप गौर करेंगे ना तो ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन जैसा दिखता है। ठीक है, और पॉजिटिव कंसोलिडेशन में उसके बावजूद एक बार नीचे की तरफ ये एसएल हंटिंग हो चुकी है, तो हो सकता है प्राइस इस जोन को निकले।
तो जो छोटे ट्रेडर हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम के, अगर इस हाई को निकले, ये 7,009-10 के आसपास है, तो एक छोटा हिट प्राइस यहाँ तक दे देगा इस डोजी तक। तो छोटी छोटी ट्रेड्स प्लान कीजिए। मैंने क्या कहा, जब प्राइस किसी जोन को ट्रेड कर रहा है तो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस, और सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल भी रहा है तो छोटे ट्रेड प्लान करने, ठीक है। तो ये लग रहा है कि प्राइस अभी ब्रेकडाउन बहुत जल्दी में नहीं करेगा, किसी हायर लेवल से या सेलिंग उठा कर लाए, तो उसके लिए भी उसको थोड़ा सा ऊपर चल के जाना होगा, ठीक है। तो इस तरह का प्राइजेक्शन है। तो ये जो लोग बिल्कुल नए हैं तो उनके लिए ये ट्रेडिंग जोन है ही नहीं, उनको यहाँ पे इंतज़ार करना है, कोई ट्रेडिंग प्लान यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कब होगा, एक जोन को निकलिए, 2 मिनट के टाइम फ्रेम के ट्रेडर ट्रेड कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी को ट्रेड कीजिए छोटे समय पे, वही काम करेगी, ठीक है। चलिए अब जो हम लोग इससे पहले बात की उस पे आ जाते हैं। हम लोगों ने बात की कि छोटे टाइम फ्रेम के बायर और सेलर छोटे टाइम फ्रेम के बायर और सेलर्स में सेलर पूरी तरह से एक्टिव दिख रहा है, ठीक है, उनके हाथ में कमांड है, वो पूरी तरह से मार्केट को मूव कर रहे हैं। चलिए, लेकिन हमको क्या आना चाहिए, कंपैरिजन, तुलना करनी आनी चाहिए एक बायर इंस्टीट्यूशनल बाइंग और एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग के बीच, कि किस टाइम फ्रेम को हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको देखना होता है टॉप टू बॉटम अप्रोच की तरफ। टॉप टू बॉटम अप्रोच क्या कहती है बताइए, कि अगर आपको कुछ भी ट्रेड करना है तो सबसे पहले सबसे बड़े बायर या सबसे बड़े सेलर को देखिए, जो भी आपके पास उपलब्ध है। तो अभी तक हम लोग मंथली टाइम फ्रेम, महीने के खरीदार और बिकवालों को बहुत वरीयता देते हैं, उनको सबसे आगे रखते हैं, क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग को प्लान करते हैं, ठीक है। तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो बहुत क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाएगी। हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये एक ब्रेकआउट लेवल था, देख पा रहे हैं, 41,800 के आसपास के हाई लगाकर मार्केट ने एक लो लगाया नियर बाई 32,000, 32,000 के आसपास, और फिर ब्रेकआउट करने गया, फिर ब्रेकआउट डन भी हुआ, लेकिन ब्रेकआउट वैलिड नहीं हुआ। जिस कैंडल से ब्रेकआउट हो उस कैंडल के जब तक हाई ब्रेक नहीं होते तब तक किसी भी ब्रेकआउट को हम लोग वैलिड नहीं मानते। हाँ, ये छोटे टाइम फ्रेम, भारत जी इस पे बात करते हैं, ठीक है। ये ब्रेकआउट जो हुआ ये वैलिड नहीं हुआ, लेकिन जब एक बार एसएल हंटिंग के बाद दोबारा से प्राइस गया तो प्राइस ने इसके हाई ब्रेक किए, तो ब्रेकआउट वैलिड हुआ। अच्छा, एक वैलिड ब्रेकआउट के बाद किस तरह से प्राइस एक्शन का बिहेवियर होना चाहिए, इस पे पहले बात कर लेते हैं। होता क्या है देखिए, मान लेते हैं कि एक 500 के स्तर पर कोई भाव है, कोई प्राइस है जो ट्रेड कर रहा है, वहाँ से एक सेलर्स ने एक बड़ी सेलिंग पैनिक में मार्केट को डाल दिया और प्राइस पूरी तरह से नीचे की तरफ 450 के लेवल्स को टच करने आया, ठीक है। प्राइस दोबारा रिकवरी करता है, नियर बाई रेजिस्टेंस पहुंचने की कोशिश करता है, नियर बाई रेजिस्टेंस कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेकआउट हुआ भी, लेकिन जो बाहर बड़े रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं वो इस ब्रेकआउट पे कब बिलीव करेंगे, जब ये ब्रेकआउट वैलिड होगा, ठीक है। और वैलिड ब्रेकआउट की आपको डेफिनेशन क्या पता है, कि जब तक इस पहले बनाए गए हाई से जब ब्रेकआउट हुआ है, जो हाई लग गया, जो बाइंग का इम्पैक्ट आया उस टाइम पर, अगर दोबारा से बाइंग की जाएगी तो सबसे पहले वो हाई ब्रेक होंगे जो लग गए थे सबसे पहले। तो मान लेते हैं प्राइस 505 या 510 के लेवल्स को हाई लगा कर आया, दोबारा से रिट्रेसमेंट हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आया, ट्रैपिंग करके इस हाई को निकल गया, अब ब्रेकआउट वैलिड हो गया। जब हाई निकला तो प्राइस ट्रेड कर रहा है 511 या 12, 10 को निकलने के लिए 11-12 की तरफ ही प्राइस को बढ़ना पड़ेगा, 10 के ऊपर के लेवल को ट्रेड करना होगा प्राइस को। अब प्राइस ट्रेड किया 11-12, उस कंडीशन में क्या हुआ, जो ये रिटेलर्स, बड़े इंस्टीट्यूशन बायर्स जो पोजिशनल मंथली खरीदारी करते हैं 6 महीने, 8 महीने, साल भर के लिए,
अब उनके माइंड में आया कि 500 का जो ये स्तर था, जो रेजिस्टेंस सेलर का प्राइस दिख रहा था, वो किसी तरह टूटते हुए दिखा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिस होता हुआ दिखता है ना। 500 का स्तर टूटा है, लेकिन हमको खरीदना पड़ेगा 511, 512, 520। आपके लिए ये 10 पॉइंट और 12 पॉइंट का मोमेंटम छोटा हो सकता है। क्यों? आपकी ट्रेडिंग एबिलिटी छोटी है, तो आपको 10 और 2% और 3%, 4% से बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन उनका सोचिए, जिनका एक डिप्लॉयड अमाउंट ही 500 करोड़, 1000 सीआर्स इस तरह से जा रहा है, उनके लिए 1-2% कितना मायने रखता है। तो एक वैलिड ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक अपॉर्चुनिटी देने आता है बड़े खरीदारों को। किस लिए? एंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी देने आता है, जिसको हम लोग कहते हैं साधारण भाषा में रीटेस्ट। वो रीटेस्ट क्या है? वो एक प्राइस एक्शन के वैलिड होने के बाद एंट्री की अपॉर्चुनिटी की। अब अगर प्राइस किसी भी तरीके से 500 की तरफ लौट रहा है, इसका मतलब है खरीदारों को खरीदारी के लिए मौका देने आया है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अब बायर्स इसको ग्रैब करेंगे। इसका मतलब है कि जब भी प्राइस दोबारा से नीचे की तरफ लौटेगा, तो एक चीज़ क्लियर है, हमको ना बाइंग दिख रही है ना सेलिंग। हम लोग पूरी तरह से प्राइस एक्शन पे डिपेंड है। हमको सिर्फ चार्ट दिख रहा है, कैंडल स्टिक्स दिख रही हैं, बाकी कुछ नहीं। वॉल्यूम्स को हम लोग प्लान कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, एवरेजेस को, औसत को देख सकते हैं। इसके अलावा कोई और चारा है हम लोगों के पास? नहीं है। इंस्टीट्यूशंस बायर खरीदारी करेंगे, हमको बताकर नहीं करेंगे, हमको आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा। तो पहचान क्या है कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जा रहा है या नहीं। तो गिरते हुए प्राइस में एक चीज़ क्लियर है, प्राइस कभी भी गिरावट के बाद 500 के नीचे नहीं जाएगा। अगर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए ये रीटेस्ट ही है, अगर खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ही दी जा रही है, तो 500 के नीचे नहीं भाव को आना देना चाहिए। अगर आ रहा है 500 की तरफ, तो 499 तक टच करके भी निकल जाएगा, रिवर्स हो जाएगा वहाँ से। खरीदारों ने पकड़ ली है, वो उस लेवल पे खरीदने को तैयार है। क्लियर होगा? इसी तरह अब जो कॉन्सेप्ट बताया है, मुझे लगता है सभी को लगभग क्लियर होगा। ये प्राइस है, अब ये गिरावट करते हुए भाव बढ़ रहा है, ठीक है। ये क्लियर दिख रहा है कि ये जो लेवल है 41,700 के आसपास, 41,800 के आसपास का दिख रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि कभी भी कोई भी प्राइस अगर आपको 600, 650, 700 इस तरह से दिख रहा है, तो नियर बाई डबल डिजिट प्राइस जो 500 का मल्टीपल हो, 500 का मल्टीपल हो, उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो 41,500 से थोड़ा सा नीचे रखिए। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ मिलने वाला है? ओआई। सबसे ज़्यादा सेलर कहाँ बैठा होगा? किस स्ट्राइक प्राइस पर होगा? 41,500 के पुट स्ट्राइक प्राइस पर होगा। और जब प्राइस 41,700 के आसपास पहुंचेगा और वो देखेगा कि ये जो प्राइस है ये रिटेस्ट का प्राइस है, तो जो बड़े सेलर हैं, सेलर का मतलब क्या होता है? क्लियर है ना? ऑप्शन सेलर, जो फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रहा है, जो स्ट्राइक प्राइजेस को शॉर्ट कर रहा है, वो अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, इसका मतलब है वो किसी प्राइस एक्शन में बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर प्राइस 41,700 के आसपास पहुँचे, मान लेते हैं कि पहुँचे, और वहाँ कहीं आपको 41,500 पर ओआई बढ़ते हुए दिखे, ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए इंक्रीज फॉर्मेशन में दिखे कि ओपन इंटरेस्ट सेलर्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा संख्या में लॉट्स सेल हो रहे हैं, सेलर्स बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं, तो जो एक सेलर जो सोच रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो कम्युनिटी ऑफ सेलर सोच रही है उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात, अभी आप लोगों ने देखा कि मार्केट क्या कर रहा है, सेलर्स को बहुत पेन दे रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ी लिक्विडिटी लाकर मार्केट को दे रहा है। एक स्ट्राइक प्राइस को सेल करने का सबसे बड़ा जो अमाउंट है वो सेलर ही पे कर रहा है, बायर नहीं कर रहा है। अब किसी भी कंडीशन में चौवालीस 700 के आसपास प्राइस पहुंचे तो क्या होगा? अभी आपने देखा 44,500 के लेवल मंडे को ब्रेक डाउन हुए, तो सेलर्स को सबसे ज़्यादा मैक्स पेन किसको था? सेलर को, क्योंकि उनका ओआई जो बिल्ड था उनको अनवाइंडिंग करनी पड़ी और नीचे के लेवल पे शिफ्ट होना पड़ा। तो 44,500 के सेलर कहाँ आए होंगे? 43,500 के सेलर कहाँ आए होंगे? 43,000। अब 43,000 पे जो सेलर है, आज प्राइस ने उस लेवल को भी ब्रेक डाउन कर दिया, अब फिर से अनवाइंडिंग करेंगे,
फिर वो 41,500 की तरफ बढ़ेंगे। तो कभी भी मार्केट सेलर्स को बहुत दिनों तक ट्रैप नहीं कर सकता। अगर उन्होंने मार्केट में अपने ऑर्डर्स कम कर दिए, इसका मतलब है कि बायर्स बाई तक नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में जब पुट सेलर ट्रैप हो चुके हैं और आप किसी बड़े सपोर्ट के पास पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के पास एक प्लान होना चाहिए कि ठीक है, प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में है, प्राइस की क्लोजिंग वीक है, सारे पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में होने चाहिए और हम लोग अपनी ट्रेड्स उसी तरह प्लान करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब हम उस स्तर के पास पहुंचेंगे तो थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे और प्राइस एक्शन को दोबारा बनने देंगे, भाव को दोबारा बनने का मौका देंगे, समय देंगे, और वहां पे कुछ भी बेहतर दिखे तो उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात, वीकली क्लोजिंग के 2 दिन बचे हैं, क्लियर है? एक सेकंड दीजिए। वीकली क्लोजिंग के 2 दिन बचे हैं और मंथली क्लोजिंग के अगर आप देखें 25, 26, 27, मुझे लगता है 4 सेशन आपको मिल जाएंगे, 4 से 5, इससे ज़्यादा सेशन नहीं मिलेंगे मंथली क्लोजिंग में भी। 4 सेशंस तक, 2 वीकेंड के निकल जाएंगे सेशन, 3 से 4 सेशन, 4 सेशन, तो 4 सेशन मिले। 2 दिन प्राइस गिर चुका है, हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 42,800 के आसपास। अगर 3 सेशंस तक प्राइस को गिरना है तो कल एक सेशन और रह गया। आज अगर हाई से हम लोग गिरावट देखें, देखिए ये सारी चीज़ें आपको इलेबोरेट करने में थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है। जब आप इन चीज़ों को इंस्टिंक्टली अपने माइंड में एक सेटअप की तरह पाते हैं कि प्राइस देखा और सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही, जैसे मेरे लिए ये चीज़ें प्लान करना 2 से 4 मिनट का समय लेता है, 2 से 4 मैक्सिमम ये टाइम है। अगर इंट्राडे प्लान कर रहा हूँ तो इतना भी नहीं लेता है। जब मैं पूरी सारी पिक्चर देख रहा हूँ, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, सारे बायर सेलर्स को एक बार देख लिया और फिर मैं किसी स्तर पे पहुंचा, टॉप टू बॉटम अप्रोच बताया ना, तो हम लोग महीने के खरीदार और बिकवाल को देखा है। अब निचले स्तर पर बढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर उससे निचले स्तर पर, ऐसे हम लोग धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, सीढ़ी की तरह, लैडर की तरह। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक बार इन माइंड सेट को बिल्ड कर लीजिए कि सोचा कैसे जाता है, प्राइस ट्रेड्स को प्लान कैसे करते हैं। फिर आप पाएंगे, अगर 2-3 महीने आप प्रैक्टिस करते रहे इसी तरह, तो आप पाएंगे कि ये बहुत जल्दी ट्रेड प्लान्स आपके माइंड में ट्रिगर करते हैं, सारी चीज़ें एक साथ। अब होता क्या है, आपने गिरता हुआ भाव देखा और मैंने कहा ट्रेंड के साथ चलना है, तो आप पूरी तरह से ट्रेंड के साथ हैं। दूसरा पिक्चर आपके माइंड में आ ही नहीं रहा कि रुकना कहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर डाउन ट्रेंड मान लेते हैं कल भी चलता रहा, अगर हुआ तो आज के लो ब्रेक होंगे तो और गिरावट होगी। अगर मॉर्निंग के पहले आधे घंटे में ही लो ब्रेक हो गए तो गिरावट की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। सारी चीजें क्लियर है ना। आज मार्केट ने जब ब्रेकडाउन किया तो कब किया, पहला घंटा था क्या? नहीं। इसीलिए कहता हूं डेली कैंडल की शुरुआत जब होती तब ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, थोड़ा रुक कर होना चाहिए। कोई भी बड़े लेवल्स के, अब आज का जो लो लगा है, कल बाजार खुलते ही उसको ब्रेकडाउन कर दे, एक अच्छा प्राइस नहीं है वो, वेट कीजिए, वो लौट जाएगा, आपको ट्रैप कर जाएगा। क्योंकि किसी भी कैंडल का शुरुआती समय ट्रस्टेबल नहीं होता है, उस पर भरोसा नहीं करते। कैंडल का लास्ट हाफ, पहला एक 5 मिनट का कैंडल है, 1-2 मिनट गुजर जाने दीजिए, सेकंड हाफ पे बिलीव कीजिए, आखिरी के 2-2.5 मिनट पर बिलीव कीजिए। कोई कैंडल आप देखेंगे 4 मिनट तक वो डाउन बना रहा, एक रेड कैंडल दिखाता रहता है, और जब क्लोजिंग करने जाता है आखिरी के 1 मिनट में पूरा रिकवरी कर देता है। जैसे अभी आप देखिए ये कैंडल क्रूड का जो भी बना, जिससे मैं कह रहा हूँ कि ये बिकवाली का कैंडल नहीं है, बिकवाली नहीं कर सकते। एक प्राइस एक्शन को ही देखकर कह रहा हूँ, इसके अलावा कोई और सोर्स है क्या? नहीं, प्राइस एक्शन को देखकर, बस इस कैंडल को देखकर। अब ये कैंडल आप जरा गौर कीजिए, मैं इस कैंडल के हाई लो मार्क कर दूं और इस कैंडल का अब आप टाइम देख लीजिए, गिरावट की पॉसिबिलिटी वैसे ही बहुत कम थी। इस कैंडल के टाइम देख लीजिए, लिखा है 20, मतलब 8 बजे का कैंडल है। 8 बजे जब कैंडल का कहीं टाइम लिख कर आता है ना, नीचे लिखा है 20, तो 8 बजे का मतलब होता है वो शुरुआती समय दे रहा है, ना कि क्लोजिंग का टाइम। जब कैंडल ओपन हुआ वो टाइम दे रहा है, जैसे इस पे 21 लिख कर आ रहा है, तो ये 9 बजे शुरुआत हुआ है कैंडल का, ना कि बंद हुआ है, ठीक है। तो इस पे 20 लिखा है, तो 8 बजे से 9 बजे के बीच का प्राइस एक्शन इस कैंडल में होगा। हम लोग ज़रा देख लेते हैं छोटे समय पे जाके कि प्राइस पहले हाफ में गिरा होगा और रिकवरी लास्ट के हाफ में हुई होगी। देखिए
ये प्राइस, ठीक है, ये पहला कैंडल। तो देखिए ये गिरता रहा गिरता रहा, गिरते हुए 8:30 तक ये कैंडल बनाया, 8:35 पे प्राइस ऊपर आया, तो आधा घंटा निकल गया ना। उसके बाद प्राइस ने अपना जो रियल फेस था वो तब दिखाया है, कब? सेकेंड हाफ में, ना कि पहले हाफ में। पहले आधे घंटे में उसने शो नहीं किया वो क्या करना चाहता है, पहले आधे घंटे में तो ट्रैपिंग किया है। 8:30 का कैंडल ही यही है, 8:30 का कैंडल ये है, 35 पे क्लोज किया, 35 पे ये कैंडल खुला ग्रीन वाला जो इसको इंगल्फ करता हुआ दिख रहा है, उसने ऊपर जाके क्लोज किया। यहाँ पर सेलर को सेलिंग दिखाया गया, ये लेवल ब्रेकडाउन दिखाए गए, ये जो लेवल देख रहे हैं ये ब्रेकडाउन दिखाए गए, और नेक्स्ट कैंडल में पूरी तरह से एसएल हंटिंग कर गया। बात क्लियर हो रही? तो कभी भी प्राइस के फर्स्ट हाफ पे बिलीव नहीं करते, सेकेंड हाफ पे बिलीव करते। अपने प्राइस पर आ जाइए। अब जरा जो हम लोग प्लान करके आए, जो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर देख के आए हैं, एक बार उसको रीचेक करते हैं कि जैसे जब मार्केट इस स्तर को निकला था, इस स्तर को यहाँ से निकला जब मार्केट इस स्तर को, तो हम लोगों ने कहा कि आसानी से शॉर्ट कर सकते हैं, बस लो ब्रेक हो शॉर्ट कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ भी हम लोगों ने शॉर्ट का पोजीशन प्लान किया, आज भी हम लोगों ने शॉर्ट का पोजीशन 43,500 का प्लान किया, और इसी तरह आगे भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब ये देखिए कि गिरावट कितनी तेज हो सकती है, अगर गिरेगा तो किस स्तर तक, तो डेली टाइम फ्रेम पर आइए। अब आपको छोटे स्तर पर बिकवाल और खरीदार देखने हैं कि जैसे अगर प्राइस और गिरा तो अगले सपोर्ट लेवल ये देखिए 4 दिन का कंसोलिडेशन ही पड़ा है, देख पा रहे हैं? तो 200-300-400 पॉइंट गिरेगा, फिर ये बायर्स रोकेंगे इंस्टेंटली, एक बार तो रोकेंगे थोड़े समय के लिए, भले 5 मिनट के लिए रोकें, रुकावट की तो वजह बनेंगे ना। मान लेते हैं इस लेवल को भी निकलता है, इस लेवल को निकलने के बाद ये देखिए डब्ल्यू फॉर्मेशन के ये ब्रेकआउट पड़े हुए हैं, तो प्राइस अब गिरेगा, लेकिन हर बार उसको सपोर्ट का एक सामना करना पड़ेगा। लोअर लेवल पे, हर लेवल पे सपोर्ट पड़ा हुआ है, और ये कब तक है गौर कीजिए, ये होगा आपको मिलेगा 41,700, जो आप बड़े टाइम फ्रेम पर लेवल देख कर आए हैं। देखिए ये प्राइस देखिए, लास्ट प्राइस जैसे ही 41,700 निकलेगा, आपको इसके बाद यहाँ तक कोई सपोर्ट दिख ही नहीं रहा है, फिर उसके बाद सीधा 41,120 और सीधे लेवल सी 40,000 की तरफ। बात क्लियर हो रही? तो जहां पे प्राइस पूरी तरह से क्लीन हो वहां पे ट्रेड प्लान करते हैं। अब हमको छोटे छोटे ट्रेड प्लान करने पड़ेंगे, 200-300 पॉइंट मिलेगा, 400 पॉइंट मिलेगा, लेकिन हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, अगर मिला तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले से अवेयरनेस प्लान कर ली कि शॉर्ट कर रहे हैं तो पूरी तरह से उस मद में खो नहीं जाना है कि शॉर्ट में पैसा बन रहा है तो बनता ही रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक लेवल तक हम लोगों ने एक बड़े सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया था, तो वो ट्रेंड हमको उसका इम्पैक्ट देखने को मिला, ठीक है। अब वो इम्पैक्ट नियर बाई सपोर्ट अनटेस्टेड जोन के पास पहुंच रहे हैं। ये जोन कई बार टेस्ट हो चुके थे, कई बार टेस्ट हुए थे ये जोन, और यहाँ पे बायर्स बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दिखा रहे थे, तो हम लोग सोच रहे थे किसी तरह स्विंग हाई निकाल दे तो हम लोगों को एक लेवल मिल जाए। हम लोगों ने औसत रूप से बायर सेलर को देखा, कई सारी चीज़ें प्लान की, लेकिन सेलर्स अपनी तरफ प्राइस ले गए, तो हम लोग सेलर्स के साथ। ठीक है, अब आपको हर लेवल पे सपोर्ट लगते हुए दिखते हैं, तो ट्रेड प्लान करेंगे वाइजली, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। अब ये चीज़ सबसे पहले आती है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, क्योंकि जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा कमाने की कोशिश करनी है, बस जितना रिस्क लेंगे किसी ट्रेड में उससे ज़्यादा कमाने की कोशिश करनी है, उससे 1.5 गुना या उससे 2 गुना, क्योंकि हम एक ट्रेड के भरोसे नहीं हैं, हमको अपनी लाइफ में बहुत ट्रेड करनी है, और जब रिस्क और रिवॉर्ड फेवर में होता है तो कभी ट्रेडिंग में लॉस है ही नहीं। बस आपके सेटअप्स बेहतर होने चाहिए, आपकी प्राइजेक्शन की समझ बहुत बेहतर होनी चाहिए, इन 2 चीज़ों पे काम कीजिए, बाकी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको बिल्कुल क्लियर प्राइजेक्शन बता देता है, देखिए जहाँ पर प्राइजेक्शन बिल्ड होता है ना वहाँ पे वो बहुत चीज़ें बिल्कुल क्लियर करते हुए चलता है। आप यहाँ पे जब छोटे टाइम फ्रेम को देखिए, किसी भी टाइम फ्रेम को 5 मिनट देख रहे हैं, 10 मिनट देख लीजिए, 15 मिनट देख लीजिए, अब जो बताए आवरली देख लेते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम, सबसे बड़ा आवरली, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम पर सेलिंग चल रही थी और ये डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब आप लोग रेजिस्टेंस लाइन को इस तरह से मार्क करते हैं, इस तरीके से भी मार्क करते हैं। मैं रेजिस्टेंस लाइन को आप लोगों को बताता हूं इस तरह से मार्क करना। ट्रेंड जितना तेजी से है, जहां ट्रेंड रुकेगा वहां से रिवर्सल की या रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी होगी। अभी हम ये नहीं कह सकते ये रिवर्सल है या रिट्रेसमेंट, लेकिन ये क्लियर है कि इसको ट्रेडेबल है, इसको ट्रेड किया जा सकता था, ठीक है।
ये नहीं कह सकते ये रिवर्सल है या रिट्रेसमेंट, लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये ट्रेडेबल था। क्यों? एक ट्रेंड का इम्पैक्ट खत्म हो गया। ट्रेंड क्या होता है? जैसे गिरावट चल रही हो, बहाव, वही ट्रेंड है। तो ट्रेंड धीमे है या तेज? अब ये धीमे, जैसे अपना ट्रेंड ये चल रहा है, देखिए बिल्कुल क्लियर, ये चल रहा है, यहाँ पे ये रुका प्राइस, इसके बाद ये ट्रेंड की शुरुआत हुई। अब मैं आपको दिखाऊं कितना ये बेहतरीन काम करता है। इस तरह से गिरते हुए जा रहा है, जैसे ही इस ट्रेंड के बाहर प्राइस निकलेगा, फिर आप देखेंगे एक रिट्रेसमेंट या रिवर्सल जो भी होगा। अब ये हर जगह आपको मिलेगा। यहाँ से देखिए ये ट्रेंड चल रहा है, ये यहाँ खत्म हुआ, प्राइस ने एक दिया, ये यहाँ खत्म हुआ, प्राइस ने दूसरा मोमेंटम दिया, ये ट्रेंड यहाँ खत्म हुआ, प्राइस ने मोमेंटम दिया। आप जहाँ से बताएंगे, ये जो सिंपल लाइन होती है ना, अब एक रेजिस्टेंस देखिए, ये जो लाइन है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए, इसमें आपको एक अकड़ नज़र आती है। अकड़ समझते हैं कि उसको आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रख सकते, उसको खुद की तरह से तोड़ मरोड़ नहीं सकते, ठीक है। अगर इस लाइन को आप उठा रहे हैं ट्रेंड की तरह, तो ये ट्रेंड को इस तरह ले जाएगी, इस तरह। अब आप इसको चाहें कि इस तरह घुमा कर ले जाएं, घुमाव के साथ नहीं संभव है, पॉसिबल ही नहीं है। ट्रेंड आपको बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। अब वो ट्रेंड को दूर से दिखा रहा है और आप ज़्यादा पास ले जाइए कि जैसे ये लाइन है, अब मैं इस ट्रेंड के साथ ले जाना चाह रहा हूँ, तो ट्रेंड यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, ट्रेंड यहाँ तक जा रहा है। तो जब आप इस तरह से प्लान करेंगे तो ये जो गिरावट है इसको भी मेजर करते हुए ले जा सकते हैं। फिर दिखेगा कि यहाँ पे प्राइस रुक गया है। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी डाउन ट्रेंड में प्राइस होता है तो उसके रिट्रेसमेंट भी बड़े होते हैं। हम लोग उसको भी इस बार ट्रेड करना सीखेंगे कि कैसे उसको ट्रेडेबल बनाते हैं, ठीक है। सिंपल लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। अभी जैसे रेजिस्टेंस प्लान करना है तो इसी ट्रेंड के साथ गिरते जाइए, जहां पे ट्रेंड रुकेगा ना वहां से एक रिट्रेसमेंट या रिवर्सल कुछ ना कुछ प्लान करेगा। कर्व टूल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन, मैं कभी भी प्राइस पे आपको कोई भी टूल सिर्फ एक इस लाइन के अलावा, इस पेंसिल टूल के अलावा कुछ भी यूज करते हुए आपको नहीं दिखूंगा। ना ही कोई दूसरा एवरेज होगा, एवरेज देखूंगा तो हटा दूंगा, आरएसआई देखूंगा तो हटा दूंगा, वॉल्यूम देखूंगा तो हटा दूंगा। बस देख लिया एक बार, नज़र रख ली। जैसे अभी का अपना जो मार्केट है, अगर आप पीसीआर डेटा चेक करें जाके, अगर आप डेटा की बात करते हैं, पीसीआर डेटा चेक कीजिए, पुट कॉल रेशियो कुछ भी चेक कीजिए, तो आपको आरएसआई चेक कीजिए, ओवर सोल्ड मार्केट दिखाता है, ओवर सोल्ड बाजार है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एजम्पशन आती है कि ज़्यादा बिकवाली हो गई है तो चलने लगेगा। नहीं, तब तक नहीं चलेगा जब तक प्रीवियस हाई ना, स्विंग हाई ना निकाल दे। कमज़ोर भाव और कमज़ोर होता है, गिरते हुए को सब गिराना चाहते हैं और चलते हुए को सब चढ़ाना चाहते हैं, कोई नहीं रोकना चाहता। आपकी सोसाइटी का भी यही है, कुछ अलग नहीं है। जो प्राइस एक्शन कर रहा है वो पूरी तरह से नेचर से पूरी तरह से कनेक्ट करता है। आप देखिए, कोई आपसे छोटे स्तर का आदमी या आपके समाज में कहीं छोटे स्तर का आदमी जो फाइनेंशियली उतना आगे ना बढ़ पाया हो, या फिर किसी भी तरीके से वो आगे ना बढ़ पाया हो, एजुकेशन की फील्ड में उसका फैमिली या परिवार किसी तरह से पीछे हट गया हो, अब वो बस किसी तरह आपके बराबर आ जाए, आपकी पूरी कम्युनिटी के, पूरे समाज के जो आपके आसपास लोग रहते हैं, तो उसकी किसी ना किसी तरह से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों? वो गिरा हुआ था पहले से, उसको ऊपर कोई नहीं आते हुए देखना चाहता है, लेकिन किसी तरह वो आप पूरी कम्युनिटी से बहुत आगे निकल गया, जहां आप उसको टच भी नहीं कर सकते, तो लोग उसको कनेक्टिविटी ही हटा देते हैं, उसको अपना हिस्सा ही नहीं मानते, कहते हैं अब तो वो बहुत ऊपर की चीज़ है, वो हम लोगों के बीच से नहीं है, तो उसको गिराना भी नहीं चाहते। तो गिरता हुआ भाव और गिरता है, उसको सब गिराना चाहते हैं। तो कमज़ोर भाव और कमज़ोर होगा और मजबूत। यही तो ट्रेंड का सबसे बड़ा डेफिनेशन है कि जिधर भाव चल रहा है चलता रहेगा, जब रुकेगा तब प्लान करेंगे कि क्या होने की पॉसिबिलिटी। कुछ भी अगर अकॉर्डिंगली हो गया तो उसको प्लान करेंगे, नहीं हुआ तो जैसा प्राइस चल रहा है उसके साथ चलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से इस तरह से हम लोग ट्रेड्स को प्लान करते हैं। अब देखिए 3 मंथ्स, क्वार्टरली, जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं उतना टाइम फ्रेम बड़ा देखने की कोशिश किया कीजिए। ये सबसे बड़ी सेलिंग दिखाई दी, देख पा रहे हैं? क्वार्टरली सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है एक तरह से देखा जाए। अब छमाही का समय देखने का मतलब है आप 25-26 सालों के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वार्टरली एक ऐसा टाइम फ्रेम है कि जिस पर आप इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे से प्लान करते हैं 10 से 15 साल के लिए।
यही वो टाइम फ्रेम है जिससे मैं आपको टारगेट बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए इतने बड़े बड़े टारगेट बता रहा हूँ कि 24,000 जाएगा, 26-27,000 तक जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, वो दिखता है टाइम फ्रेम पर, क्लियर हो जाता है। देखिए, एक साधारण अप ट्रेंड में प्राइस जो था उसमें एक बड़ा पैनिक अचानक से लाया गया। अब सोचिए, ध्यान से सुनिएगा, जो गैप डाउन की थ्योरी एक ट्रेंडिंग मार्केट में, वही यहाँ पर काम करती है। कैसे? इस प्राइस ने क्या किया था कोविड में, वो आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से प्राइस चल रहा है, ठीक है। अब जो इस स्तर से प्राइस इस स्तर तक गया तो बीच में कुछ खरीदार छूट गए जो इस स्तर पर खरीदने को इंटरेस्टेड थे, लेकिन प्राइस गिरा तो वो सोच रहे थे यहाँ तक गिराएगा तो खरीदारी कर लेंगे। प्राइस पहले लौट गया, अब ट्रेंड में है ना, हाई ब्रेक कर दिया। उन्होंने सोचा चलिए पिछली बार जहाँ से लौटा वहाँ खरीद लेंगे, प्राइस ने फिर से हाई ब्रेक कर दिया। उन्होंने सोचा अब यहाँ पर आया ना, अब की बार आ जाए तो खरीद लेंगे। प्राइस ये हाई ब्रेक करके निकला तो एक नया हाई लगाने निकल गया। अब वो इस अपॉर्चुनिटी के इंतजार में बैठे। तो हर जगह बायर छूटता जाता है। एक अप ट्रेंड में बायर्स जो हैं वो छूटते जाते हैं, जो प्लान तो कर रहे थे खरीदारी लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि भाव महंगे हो गए, चीज़ें महंगी हो गई। अचानक से एक समय आया कि प्राइस ने बहुत बड़ा डिप लिया और इतना बड़ा एक करेक्शन कर दिया अचानक से। आप सोचिए, जो यहाँ खरीदना प्लान कर रहे थे, यहाँ कर रहे थे, यहाँ कर रहे थे, और निचले स्तर पे जो नहीं खरीद पाए, वो हर सभी बायर्स जो इंतज़ार कर रहे थे 7-8-10 सालों से, उनको एक मौका मिला। कितना बड़ा लिक्विडिटी आपने देखा। सितंबर में अगर आपको डेटा याद हो तो 16,000 करोड़ की SIP चल के गई हैं म्यूचुअल फंड में, हम लोगों की तरफ से, रिटेलर्स की तरफ से। ये हाईएस्ट एवर अमाउंट है, इससे ज़्यादा SIPs कभी नहीं चली बाजार में। तो ये जो DII खरीदारी करते हुए दिखती है, हम लोगों का पैसा है, हम लोगों का फाइनेंशियल इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। जब आप पहले से एक अप ट्रेंड में थे और उसके बावजूद आप एक पैनिक की वजह से और बड़ी खरीदारी उठा ले, पहले ही लिक्विड था प्राइस, पहले ही अप ट्रेंड में था, और आप उससे और बड़ी खरीदारी उठा कर लाए हैं निचले स्तर से, तो क्या लौट के दोबारा उसी स्तर पे जाएंगे? क्या नहीं, उस स्तर पे नहीं जाएंगे। ये किसी ना किसी तरह से, देखिए, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये हाई ब्रेक हो गए, ठीक है, ये हाई ब्रेक हो गए। तो प्राइस अगर बहुत वर्स कंडीशन आई तो 40,000, मैं कहता हूँ बहुत वर्स कंडीशन आई तो 34-35,000, इससे बड़ी कोई तकलीफ मार्केट में नहीं हो सकती। इसीलिए कहता हूँ कि ये, इसको जितनी भी गिरावट अगर होती भी है आगे, तो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखिएगा, ना कि फियर की तरह, डर की तरह नहीं देखना है। समझिए मौका मिल रहा है खरीदारी का। जो स्टॉक आपके सामने पिछले 6-8 महीनों में इतने महंगे हो गए, लिस्ट बनाकर रख लीजिए। टाटा मोटर जैसे स्टॉक, हीरो मोटो जैसे स्टॉक, रिलायंस, ICICI, जो भी आपको खरीदने को मिले, फंडामेंटल रिच हो, और बाकी कंपनीज के ऊपर छोड़ दीजिए। IRFC, हुड को देखिए 90 के हाई लगाकर आया, OFS निकल कर आया, ऑफर फॉर सेल दिया गवर्नमेंट ने उसके लिए। तो जितने ये आपको फंडामेंटल रिच स्टॉक दिखते हैं जो 2 गुने 3 गुने 4 गुने हो गए, SJVN है, ये सारे स्टॉक, अगर बाजार गिरा तो सीधी सी बात है करेक्टिव मोड में वो भी आएंगे। प्रॉफिट बुकिंग सबसे बड़ा जो मोमेंटम आया वहीं उन्हीं इंडेक्स में सबसे बड़ी दिख रही है। आपको लार्ज कैप में कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखेगी। HDFC ने 1500 के लेवल भी नहीं तोड़े। BSE 1800 के आसपास ट्रेड करता हुआ स्टॉक, आप देखिए आज भी 4% से मुझे लगता है आसपास कहीं ट्रेड कर रहा होगा। वेल्पसन इंडिया मुझे लग रहा है आज क्लोज किया है 140-42। तो जो उस समय नहीं चले वो अभी पूरी तरह से चले। BSE तो लगातार चल रहा है। तो जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले उनको छोड़ना नहीं, ठीक है। PSUs हो, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। IOB को छोड़िएगा PSUs बैंक्स में। IABU को इसलिए छोड़िएगा, उसमें 99% स्टेक जो है वो गवर्नमेंट का है। मैनिपुलेटिव स्टॉक है, मैनिपुलेटिव स्टॉक है, प्राइस में एक अच्छे हाई लग गए हैं। अब बैंक ऑफ बड़ौदा, IOB, SBI सबसे बड़ा केयर टेकर है, सबसे ज़्यादा अकाउंट्स उसके पास है, सेविंग अकाउंट्स और करेंट अकाउंट्स। कासा रेशियो देखा कीजिए बैंक्स का, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो बहुत फायदेमंद होता है। मार्केट कैपिटल नहीं देखते हैं बैंक्स का, फंडामेंटल पे क्लास करूंगा, ये सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। तो IOB का स्टेक प्लान कर रहा है गवर्नमेंट बेचने का, क्योंकि उसमें एक लिक्विडिटी ला सके और मैनिपुलेशन कम हो जाए, बंद हो जाए किसी तरह। तो 99% वो राष्ट्रपति के नाम पर रजिस्टर्ड है पूरा उसका स्टेक। तो अगर 10-20% भी बेचेगी ना सरकार, तो समझ लीजिए कि एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल जाएगा, लोअर लेवल पे खरीदारी का मौका मिल जाएगा, ठीक है।
तो वो 20-22 के आसपास अगर भाव मिले तो वो एक अच्छा भाव होगा। अब जिस तरह का वो प्राइस है, एक अच्छा प्राइस है हायर लेवल पे वो। तो बाकी सारे बैंक्स, IDFC समझिए कि जिस लेवल पे मिले वो लेवल खरीदने के लिए सही। PNB जिस स्तर पे मिले सब स्तर सही। 40 तक खरीदारी कीजिए, 35 तक खरीदारी कीजिए, मिल जाए तो बेहतर, ठीक है। तो अगर गिरता है 3 मंथ्स टाइम फ्रेम से तो उसको हम लोग देखेंगे। हालांकि अभी जिस तरह से हम लोग ट्रेड प्लान को देखते हैं तो एक इन्वर्टेड हैमर के हाई निकलते हैं तो वो सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल होता है जब भी बाजार गिरता है और वो अनटेस्टेड हो। तो ये जो इन्वर्टेड हैमर, ये जो प्राइस जहाँ पहुँच रहा है, ये लेवल देख पा रहे हैं, ये भी 41,800 राउंड फिगर वही प्राइस आ रहे हैं जो हर टाइम फ्रेम पर आपको दिख रहे हैं। तो ये मल्टीपल सपोर्ट लेवल है 41,700-800 के आसपास। इसके नीचे प्राइस तभी निकलेगा जब दोबारा से प्राइस एक्शन को बिल्ड करना होगा, सेलर्स को नई सेलिंग करनी होगी। हाँ, BOB में प्रॉब्लम चल रही थी। BOB में प्रॉब्लम क्या चल रही है सर? उनका थोड़ा सा उनके एप्लीकेशन को लेकर RBI ने थोड़ा सा बैन किया है उनको। वो कारण है कि कई सारे उनके ही एम्प्लॉयज़ ने कई रजिस्ट्रेशंस जब दबाव बनाया गया उनके हाई कमीशन की तरफ से, तो उन्होंने एक नंबर से कई डीमेट सेविंग अकाउंट्स लिंक कर दिए और वहाँ पर अब देखा जा रहा है कि उन लोगों के कुछ पैसे वहाँ पर नहीं, लगभग मुझे लग रहा है 40 लाख के आसपास का फंड होगा। तो RBI ने अभी कुछ उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। BOB का जो ऐप है, BOB वर्ड करके है शायद, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है वो भी आपको करेक्शन में मिल जाए, ठीक है। तो आज जितना मैंने बताया, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, जितना भी मैंने बताया। क्लियर है?